गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री की। एमएससी प्रीवियस में अपन ने शुरू कर रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें अभी तक अपन बात कर चुके हैं कि सबस्ट्रेट, रिएजेंट में अपन ने दो तरीके की बात की, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक। फिर अपन ने शुरू किया था रिएक्शन में कि जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसकी मैकेनिज्म की जब भी स्टडी करते हैं तो उसमें चार स्टेप की अपन बात करते हैं। पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज के बाद बनते हैं इंटरमीडिएट्स, और फिर अपन लास्ट में बताते हैं कि किस तरीके की वो रिएक्शन होगी। यहां तक अपन ने बात कर ली थी। फिर अपन ने पहला पॉइंट शुरू किया था किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में अपन ने बात की थी कि ये दो तरीके का होता है, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपन ने बताया था कि उसमें कौन से इफेक्ट की बात करते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। फिर अपन बात की थी परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की, और परमानेंट में अपन ने बात की थी कि अपन तीन इफेक्ट डिस्कस करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है हाइपरकॉन्जुगेशन और तीसरा होता है रेजोनेंस। आज अपन बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पहली बात अपन बात करते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अगर परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की अपन बात करें तो इसमें अपन बात करते हैं तीन इफेक्ट की, उस इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपरकॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। इसमें अपन बात करते हैं पहला इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या? तो सबसे पहले बात करें परमानेंट की यदि बात करें तो वह इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो एक बार हो गया किसी भी एटम में, मॉलिक्यूल के जो एटम है उस पर यदि एक बार इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो वो हमेशा के लिए ही शिफ्ट होते हैं, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में वो मॉलिक्यूल नहीं आता। इंडक्टिव इफेक्ट की अपन बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इसका अपन मीनिंग समझते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन एटम अटैच हो और उससे कोई भी एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से डिफरेंट हो, या तो इस कार्बन से इसकी ज्यादा होगी या इस कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। कार्बन एटम से जुड़ा कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप, दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि इस कार्बन एटम से डिफरेंट है तो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे या इस मॉलिक्यूल की तरफ या एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। यही क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि यदि Z की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है तो ऐसी कंडीशन में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी ओर खींचेगा। कार्बन जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इस कार्बन पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस मॉलिक्यूल या एटम पर कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये जो इफेक्ट है वो पूरी कार्बन चेन तक लगेगा। ये कार्बन जो है इससे इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खींचेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खींचेगा, इससे ये खींचेगा। बट जितने इलेक्ट्रॉन ये कार्बन इस जेड से खींच पा रहा है उतना ये नहीं खींचेगा। तो ये जो चार्ज यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो आगे जाते जाते डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यदि जेड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा तो इस कंडीशन में इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जेड पर शिफ्ट होंगे, जेड अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और का जेड पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। उस कंडीशन में कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये जो चार्ज है ये पूरी कार्बन चेन पर लगेगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन से भी शिफ्ट होगी, परंतु जितनी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये मॉलिक्यूल खींच रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट है, इतना इन कार्बन पर नहीं लगेगा। तो ये जो इफेक्ट है वही क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। कहने का
मतलब क्या है कि किसी भी चेन में, कार्बन चेन में यदि कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम जुड़ा हुआ है, वो उस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे चाहे उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ये क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। अब डोनेट और एक्सेप्ट करने की कंडीशन में ये दो तरीके के होते हैं। जब मॉलिक्यूल या एटम कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसे बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और जब एक्सेप्ट करता है तो उसे बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपन ने इससे पहले जो इफेक्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, उसमें अपन ने पढ़ा था कि ये सबस्ट्रेट जो है उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही शिफ्ट होती है रिएजेंट की प्रेजेंस में, जबकि यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है। कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बात करें, जैसे जैसे ग्रुप या एटम से कार्बन चेन की डिस्टेंस बढ़ती है, ये इफेक्ट भी कम होना शुरू हो जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं क्या? डिस्टेंस फ्रॉम किससे? जेड से इंक्रीज इन द कार्बन चेन, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज। इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो कहने का मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट भी है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अपने पास कुछ स्टेटमेंट बनते हैं। पहला ये कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है कार्बन और जो ग्रुप या एटम जुड़ा हुआ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण जनरेट होता है। दूसरा, जेड से या उस एटम से या ग्रुप से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है या कम होता है। तीसरा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्प्लेस होती है वो कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस प्रकार का जो इफेक्ट है वो क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके लिए अपन एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? ये किस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है? परमानेंट। तो अपन बोल सकते हैं द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ sigma electrons along the carbon atom chain, when a atom or a group attached with this carbon chain, or carbon atom having different electron negativity, from the carbon atom, having different electron negativity from the carbon atom. ये क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट अपना यही है कि यहाँ पर जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का वो कौन से होते हैं? सिग्मा। पूरी कार्बन चेन में ये इफेक्ट दिखाई देता है। दूसरा, जो ग्रुप या कोई एटम जो जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कार्बन से क्या होती है? डिफरेंट। इस इफेक्ट को अपन बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इफेक्ट जो है अपन बात करें कि यहाँ पर ये कार्बन से जेड जुड़ा है, तो कोई एटम भी है और कोई ग्रुप भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? यदि मैं कह दूं कार्बन से यहाँ पर कोई हेलोजन जुड़ी हुई है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को पता है, यहाँ पूरी कार्बन चेन है, अपने को पता है कि कार्बन से क्या है? ज्यादा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? ये हेलोजन। और इस हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण जनरेट हुआ है।
इसको अपन बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब ये यदि इसको डोमिनेट करता तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। बट यदि अपन ये कहें कि कार्बन हाइड्रोजन में भी तो डिफरेंस है एटम का, तो ध्यान रखना कार्बन और हाइड्रोजन में कभी भी किसी प्रकार का कोई इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट नहीं होता। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता। तो अपन ये बोल सकते हैं there is no inductive effect, there is no inductive effect between carbon and hydrogen atom बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में किसी प्रकार का कोई इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट नहीं होता। अगर अपन बात करें कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ये परमानेंट तो हुए हैं बट पार्शियली हुए हैं। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस मतलब एक बार हो गए तो हमेशा के लिए हो गए, बट पार्शियली होते हैं, बट पार्शियली। अब पार्शियली से क्या मतलब है, पार्शियली से ये मतलब है कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ चले तो गए हैं पर ये बॉन्ड अपने पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे रूप से पूर्ण इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे रहा। इसका मतलब यहाँ से बॉन्ड टूट नहीं रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चले गए, पार्शियली चार्ज भी आ रहे हैं, परमानेंट चार्ज नहीं आ रहा। परमानेंट चार्ज होता तो ये होता है प्लस और माइनस, ये बॉन्ड टूट चुका होता है, यहाँ से बॉन्ड टूटा नहीं है, परमानेंट तो हो गया है, इस पर ही रहेगी इलेक्ट्रॉन पर पार्शियली रहेगी, पार्शियली ही चार्ज जनरेट होगा। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो रेस्पेक्टिव नेचर का होता है, रेस्पेक्टिव इन नेचर। अब इसका क्या मतलब है, रेस्पेक्टिव इन नेचर का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत सारी ज्यादा रिएक्शन कंप्लीट होती है इससे। अपन जब भी जितने भी इंटरमीडिएट पढ़ेंगे वो सारी स्टेबिलिटी में अपना इफेक्ट डालेगा ये इंडक्टिव इफेक्ट। रेस्पेक्टिव इन नेचर का क्या मतलब, रेस्पेक्टिव इन नेचर का मतलब ये है कि यदि कोई एटम और ग्रुप कार्बन चेन से जुड़ा है तो उसका जो इफेक्ट लग रहा है वो यदि एक बार कहीं प्लस आई लग रहा है तो दूसरी बार जरूरी नहीं हो वो प्लस आई हो, दूसरे ग्रुप में वो माइनस आई भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई एटम और ग्रुप कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं कि कहां पर माइनस दिखाना है और कहां पर प्लस। जैसे अपन नॉर्मल एक एग्जांपल की बात करें कि कोई बेंजीन रिंग है और कार्बन चेन से जुड़ी हुई CH2 CH, तो इस कार्बन से ये Z जुड़ा हुआ, यही बेंजीन रिंग यहां पर भी कार्बन चेन से जुड़ी हुई, यहां पर भी जुड़ी हुई। अब ये देखना है इस बेंजीन रिंग का इंडक्टिव इफेक्ट जो लगेगा वो कैसा होगा, प्लस आई होगा कि माइनस आई होगा। तो अपन बात करते हैं इस कार्बन की, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। और अपन जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, 11th क्लास में भी आता है, जहां पर परसेंट एस कैरेक्टर जिस हाइब्रिडाइजेशन में इंक्रीज होते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसकी उतनी ही क्या होती है ज्यादा। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर परसेंट एस कैरेक्टर 25% है जबकि p कैरेक्टर कितने हैं 75%। तीन p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर 33% परसेंट एस कैरेक्टर और 67 क्या है p कैरेक्टर। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस एटम की इस कार्बन चेन से क्या है ज्यादा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खींचेगा तो यहाँ पर इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो माइनस आई टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट होगा। जबकि इसमें अपन बात करें तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर बात करें तो क्या है sp2। यहाँ परसेंट एस कैरेक्टर की बात करें तो कितने 50% और यहाँ परसेंट एस कैरेक्टर की बात करें तो कितने होंगे 33%। अब परसेंट एस कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है तो इसका
इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, इसकी तुलना में ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब ये कार्बन खींचेगा इससे, और ये कार्बन खींचेगा तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ग्रुप सेम था अपने पास जेड बेंजीन रिंग, जबकि एक जगह तो बेंजीन रिंग माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और ये एक जगह बेंजीन रिंग प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो कहने का मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो रेस्पेक्टिव होता है नेचर में, फिक्स नहीं है कि एक प्लस आई दे रहा है एक बार तो हमेशा प्लस आई ही देगा, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लस आई भी देता है और माइनस आई भी देता है। बस कंडीशन क्या है कि जो ग्रुप है जिस एटम से वो कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है उस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यदि कम है तब तो वो प्लस आई इफेक्ट देगा और ज्यादा है तब वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अपन बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट से होता है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होना जरूरी है। जो ग्रुप और एटम कार्बन चेन से जुड़ा है, कार्बन एटम से जुड़ा है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तभी इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होगा। अब अपन ये नहीं कहेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कभी कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, इसके अलावा सभी प्रकार के बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही शिफ्ट होगी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट को कौन कौन से ग्रुप देंगे, माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप देंगे, तो नाम से तो पता चल रहा है प्लस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन चेन को वो तो सारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं या एक्सेप्ट करते हैं वो सारे के सारे ग्रुप माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपना होगा टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, फिर से रहेंगे अपने एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा आपके सिलेबस में मेंशन है। थैंक यू।